जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3376 से 3378। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जीवेन की गारंटी के साथ सेंट ग्रीन स्पिरिट को मानव जाति की भुगतान करने की क्षमता पर अधिक भरोसा था। आखिरकार दूसरा पक्ष भी एक शक्तिशाली स्वर्गीय स्वामी था। चर्चा के बाद ये जीवेन ने स्काई कॉमर्स एलायंस छोड़ दिया और सीधे अंतहीन अराजकता की ओर बढ़ गए। सेंट ग्रीन स्पिरिट ने ये भी बताया कि स्काई कॉमर्स एलायंस के नेटवर्क और क्षमता के बावजूद कुछ दुर्लभ खजाने थे जिन्हें खोजा नहीं जा सका। वे केवल अंतहीन अराजकता में ही पाए जा सकते थे, लेकिन इस अराजकता में एक सम्राट के लिए यात्रा करना बहुत खतरनाक था। यहाँ की अराजकता स्वर्ग की अराजकता से भी अधिक खतरनाक और अराजक थी। केवल स्वर्गीय स्वामी ही स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। हालांकि स्काई कॉमर्स एलायंस समृद्ध था, उनके पास केवल एक शक्तिशाली स्वर्गीय मास्टर सेंट ग्रीन स्पिरिट था। वे अक्सर अराजकता में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए कुछ दुर्लभ खजाने थे जिन्हें वे एकत्र नहीं कर सके। प्राकृतिक खजाने जिनका उपयोग एम्पायरियन दाव कलाकृतियों को बनाने के लिए किया जा सकता है, वे केवल अराजकता में ही मौजूद नहीं थे। ये सिर्फ इतना था कि फॉर्चून गॉड राजवंश अनगिनत वर्षों से विकसित हो रहा था। फॉर्चून गॉड राजवंश से पहले जंगल में अनगिनत भयंकर जानवर अनियंत्रित रूप से भाग रहे थे। यदि कोई प्राकृतिक खजाना होता भी, तो उन्हें उन वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बहुत पहले ही लूट लिया गया होता, जो उनसे पहले एम्पायरियन क्षेत्र में पहुंच चुके थे। केवल अराजकता में ही कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। हालांकि हर जगह कुछ बिखरा हुआ होना चाहिए, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। यदि अराजकता में उन दुर्लभ और बहुमूल्य खजानों की खोज करना भूसे के ढेर में सुई की खोज करने जैसा था, तो फॉर्चून डिवाइन राजवंश के क्षेत्र में उन दुर्लभ और बहुमूल्य खजानों की खोज करना अंतहीन आकाशगंगा में सुई की खोज करने जैसा था। कठिनाई जरा भी भिन्न नहीं थी। अराजकता, अंतहीन अराजकता, समय, स्थान, ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं की कोई अवधारणा नहीं थी। कोई भी केवल अंतहीन अराजकता देख सकता था। सौभाग्य से ये जीवेन का पहली बार अराजकता में प्रवेश नहीं हुआ था। उनके पास पहले से ही अनुभव था। अपने और मुख्य निकाय के बीच संबंध पर भरोसा करते हुए वह दिशा निर्धारित कर सकता था। वह फॉर्चून गॉड राजवंश का स्थान जानता था, इसलिए वह पूरी तरह से खो नहीं गया था। प्राचीन अभिलेखों में ये भी दर्ज है कि एक स्वर्गीय गुरु अराजकता में खो गया क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था। जब वह फिर से अराजकता से बाहर आया, तो ये पहले से ही लाखों साल बाद था। यहाँ तक कि स्वर्गीय गुरु भी अराजकता में खो सकते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि अराजकता कितनी भयावह थी। हालांकि ये यात्रा अपरिहार्य थी, उसे जाकर इसे ढूंढना पड़ा। इसी तरह अगले 5000 साल शांति से बीत गए। लगातार अशांति और युद्ध होते रहे, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति शांतिपूर्ण थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत वर्षों से फॉर्चून वर्ल्ड की स्थिति वैसी ही थी। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के लिए ये 5000 वर्ष समान नहीं थे। पूरे फॉर्चून डिवाइन राजवंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि नंबर 1 सम्राट, जिसके नाम ने दुनिया को हिला दिया था, बैटल सम्राट, ने अपने स्वर्गीय क्लेश को पार कर लिया था। यह एक और दुखद स्वर्गीय क्लेश था। हालांकि बैटल थेर्च अनगिनत वर्षों से इसकी तैयारी कर रहा था, और बैटल थेर्च ने सभी की आंखों को चकाचौंध करने वाले सभी प्रकार के तुरुप के पत्तों का भी उपयोग किया था। हालांकि फिर भी वह अभी भी स्वर्गीय क्लेश से इस हद तक पीड़ित था कि उसका पूरा शरीर कट और चोटों से ढका हुआ था। उनका पूरा शरीर इतनी गहरी चोटों से भरा हुआ था कि हड्डियां तक देखी जा सकती थी, और कई बार तो ऐसा भी हुआ जब वह सांस लेने में भी लगभग असमर्थ हो गए थे। जैसा कि सभी ने सोचा था कि बैटल थेर्च इसे पार नहीं कर पाएगा, उसने अंततः इसे पूरा कर लिया। स्वर्गीय क्लेश के बाद मरते हुए बैटल थेर्च को अभी भी पूरी तरह से ठीक होना बाकी था। अन्य डोमेन के एम्पायरियन भी थे जो बैटल थेर्च पर घात लगाने और उसे मारने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जब वह सबसे कमजोर स्थिति में था। इस समय
फॉर्चून दिव्य राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय आसपास नहीं थे और कोई भी उसे बचा नहीं सका। इस समय ये जिवेन, जो इस समय एकांत में थे, अचानक तारों वाले आकाश में प्रकट हुए, जहां बैटल थेर्च अपने स्वर्गीय क्लेश को पार कर रहा था और कई स्वर्गीय आदरणीयों के संयुक्त हमले को विफल कर दिया। हालांकि उसने कई विदेशी स्वर्गीय आदरणीयों के संयुक्त हमले को विफल कर दिया था, लेकिन उसने बैटल थेर्च को अपनी गति बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय खरीद लिया था। एक स्वर्गीय पूज्य में परिवर्तन। हालांकि बैटल थेर्च को बेहद गंभीर दाव चोटें लगी थी, जिसने उनके महान दाव मूल को लगभग घायल कर दिया था। एक बार जब वह स्वर्गीय पूज्य में बदल गए तो ये गंभीर चोटें उल्लेख करने लायक नहीं थी। हालांकि उसके लिए एक बार में पूरी तरह से ठीक होना असंभव था, लेकिन इससे अब उसकी युद्ध शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अन्य स्वर्गीय आदरणीयों के लिए उसे मारना असंभव था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उन विदेशी स्वर्गीय आदरणीयों ने मृत्यु तक लड़ने का विकल्प नहीं चुना। चूंकि उनका आक्रमण विफल हो गया था, वे तुरंत हजारों मील दूर भाग गए। भले ही बैटल थेर्च क्रोधित था और घात लगाकर हमला किया गया था, उसके पास उन पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसकी युद्ध सम्राट को अपेक्षा थी। उसने फॉर्चून गॉड राजवंश को भूमि जीतने में मदद की थी और वर्षों के दौरान उसने बाहरी क्षेत्रों से अनगिनत जनजातियों का वध किया था। उसने कई शत्रु बना लिए थे और यह कहा जा सकता है कि उसके साथ जितने लोग थे उनकी संख्या समुद्र जितनी गहरी थी। एक बार जब उसने स्वर्गीय श्रद्धेय स्वर्गीय क्लेश को पार करना चुना तो ये बेहद खतरनाक होगा और वह मर भी सकता है। अब उसका प्रारंभिक अनुमान पुष्टि हो गया था। यदि महत्वपूर्ण क्षण में ये जिवेन की मदद नहीं होती तो शायद वह यहीं मर गया होता। कोई रास्ता ही नहीं था। बैटल थेर्च ने सफलतापूर्वक स्वर्गीय क्लेश को पार करने के बाद वह बैटल एल्डर बन गया और फॉर्चून डिवाइन राजवंश की विभिन्न शक्तियों पर अधिकार कर लिया। मूल रूप से उन्हें फॉर्चून डिवाइन राजवंश का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्वर्गीय आदरणीयों के प्राधिकरण की आवश्यकता थी। अब उसे विभिन्न स्वर्गीय आदरणीयों के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं रही। वह पहले से ही लोगों के छोटे समूह के बीच एक सर्वोच्च अस्तित्व बन चुका था। स्वाभाविक रूप से बैटल एल्डर महत्वपूर्ण क्षण में ये जिवेन की मदद के लिए बेहद आभारी थे। मानव जाति को कई संसाधन आवंटित किए जाने लगे। दोनों ने गुप्त रूप से एक आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन भी बनाया। हालांकि यह जीवन और मृत्यु का गठबंधन नहीं था, वे सामान्य मामलों के लिए मिलकर काम कर सकते थे। ये जिवेन के लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश में उनका एक और मददगार हाथ था। वह अब अकेला और असहाय नहीं था। अन्य पुराने राक्षसों की तुलना में, जो अनगिनत वर्षों से स्वर्गीय आदरणीय थे, ये जिवेन और बैटल एल्डर की योग्यताएं बहुत कम थीं। विशेष रूप से उनका जटिल रिश्ता, ऐसा कुछ नहीं था जिस तक वे दोनों कम समय में पहुंच सके। इस समय ये सही था कि उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। ये जिवेन को स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में कदम रखे हुए 10,000 साल हो गए थे। इन 10,000 वर्षों में मानव वंश की शक्ति में आशातीत वृद्धि हुई। ऐसा लग रहा था मानो वे कुछ हद तक जमा हो गए हो। तब उनकी सामूहिक शक्ति फूट पड़ी थी। ये जिवेन ने फॉर्चून डिवाइन कैपिटल से जो धन निकाला था, उस पर भरोसा करते हुए मानव जाति की ताकत बहुत बढ़ गई थी। इन 5,000 वर्षों में मानव जाति में एक और सम्राट, एक और बूढ़ा राक्षस था, जो सफलतापूर्वक स्वर्ग के प्रतिशोध से गुजरा और मानव जाति के दिग्गजों में से एक बन गया। और बियान जियाओयू, जिसे ये जिवेन सबसे अधिक महत्व देते थे, ने भी इन 5,000 वर्षों में पूरी तरह से पीक सम्राट दायरे में कदम रखा था। ये जिवेन के मार्गदर्शन में वह स्वर्ग के प्रतिशोध को आकर्षित करने की जल्दी में नहीं थी। इसके बजाय वह लगातार सम्राट क्षेत्र के महान मार्ग की अपनी ताकत और समझ जमा कर रही थी। इस स्थिति के अनुसार पर्याप्त मात्रा में जमा होने के बाद वह स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करते ही शिखर सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाएगी। कमजोरी का दौर नहीं होगा और मजबूत होने की जरूरत नहीं होगी। ये कहा जा सकता है कि पिछले 10,000 वर्षों में मानव जाति की ताकत फल फूल रही थी और लगातार सुधार हो रहा था।
उन्होंने 11वीं सबसे मजबूत दौड़ के रूप में अपना खिताब पूरी तरह से मजबूत कर लिया था, और सिल्वर मून रेस से ज्यादा कमजोर नहीं थे, जो पूर्वी डोमेन में भी थी। मुख्य कारण ये था कि मानव जाति का संचय बहुत कम था। तो ऐसा लगा कि प्रगति बहुत आश्चर्यजनक थी। भविष्य में जैसे जैसे ये जीवेन द्वारा लाए गए संसाधनों और धन का उपभोग किया जाएगा, मानव जाति की ताकत स्थिरता के दौर में प्रवेश करेगी। कुछ वर्षों के बाद सम्राट क्षेत्र के कुछ और स्वामी होंगे और मानव जाति की स्थिति पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा अब। लगभग हर कोई मानव जाति की स्थिति को जबरन मजबूत करने के लिए ये जीवेन की प्रतिष्ठा पर भरोसा कर रहा था। हालांकि इन 10,000 वर्षों की शांति में अचानक फॉर्चून डिवाइन कैपिटल से एक खबर आई, यानी गुड फॉर्चून कुंजी अंततः डाली गई थी। जैसे ही यह खबर सामने आई, इसने तुरंत स्वर्गीय पूज्यों के बीच उन्माद पैदा कर दिया। आम लोगों को यह नहीं पता था कि गुड फॉर्चून कुंजी क्या होती है। हालांकि स्वर्गीय पूज्य जैसे लोगों के लिए वे सभी इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि यह किस प्रकार का अस्तित्व था। जिस खबर का उन्हें लंबे समय से इंतजार था वह आखिरकार आ ही गई। कई लोगों ने स्वर्ग की बाधा को तोड़ने के लिए गुड फॉर्चून कुंजी पर भरोसा किया। गुड फॉर्चून कुंजी के बिना उनके लिए स्वर्ग की बाधा को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। कुछ समय के लिए फॉर्चून क्षेत्र की सभी प्रमुख ताकतें बेचैन होने लगी, खासकर वे ताकतें जिनका समर्थन स्वर्गीय पूज्यों ने किया था। जैसे ही क्रिएशन कुंजी सफलतापूर्वक बनाई गई, कई सम्राट लॉर्ड्स सहित सभी को एहसास हुआ कि संपूर्ण शून्य बदल गया है। कुछ अस्तित्व धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। हालांकि स्वर्गीय पूज्यों को पता था कि क्या हुआ था। इसके तुरंत बाद फॉर्चून डिवाइन कैपिटल ने घोषणा की कि गुड फॉर्चून की सफलतापूर्वक डाली गई है। फिर गुड फॉर्चून क्यूई की धाराएं शून्य से नीचे चमक उठी। गुड फॉर्चून कुंजी के नियंत्रण में गुड फॉर्चून क्यूई की ये धाराएं विभिन्न स्वर्गीय पूज्यों के दाव संस्कारों की ओर बढ़ी। कई लोगों ने देखा कि गुड फॉर्चून क्यूई की इन अलग अलग धाराओं में से जो फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की ओर चमकती थी वह सबसे समृद्ध और शुद्ध थी। हालांकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुड फॉर्चून कुंजी फॉर्चून दिव्य राजवंश के कई स्वर्गीय सम्मानित लोगों द्वारा डाली गई थी। गुड फॉर्चून कुंजी के निर्माता और मालिक के रूप में फॉर्चून डिवाइन राजवंश को स्वाभाविक रूप से गुड फॉर्चून क्यूई की रोशनी का अधिक आनंद लेना था। इसे भी सभी ने मौन रूप से स्वीकार कर लिया। आखिरकार वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश को एक गतिरोध में मजबूर नहीं करना चाहते थे। यदि ऐसा हुआ तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा और इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। जैसे ही सौभाग्य की आभा दिव्य दरबार में चमकी, दिव्य दरबार में मौजूद सभी लोगों को इसका एहसास हुआ। दिव्य दरबार के कई शिष्य जो एकांत में साधना कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी साधना का आधार एक पल में आसमान छू रहा है, और फिर उन्होंने अपनी साधना के आधार में एक सफलता हासिल की। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें आगे बढ़ने में सैकड़ों या यहां तक कि हजारों साल लगेंगे, लेकिन गुड फॉर्चून क्यूई की रोशनी में वे पूरी तरह से टूट गए। ये गुड फॉर्चून क्यूई का सबसे बड़ा प्रभाव था। इस तरह की गुड फॉर्चून क्यूई की रोशनी के तहत स्वर्गीय पूज्यों और उनके बिना वाली ताकतों के बीच का अंतर चौड़ा हो जाएगा। अंत में अंतर उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां इसे बंद नहीं किया जा सकेगा। जैसे ही गुड फॉर्चून क्यूई दिव्य दरबार में चमकी, ये जीवेन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन जिस क्षण फॉर्चून क्यूई चमकी, ये जीवेन को इस शुद्ध फॉर्चून क्यूई के अस्तित्व का एहसास हुआ। मिस्टीरियस फॉर्चून पिल अपने आप में एक प्रकार की सर्वोच्च औषधि थी जिसे फॉर्चून क्यूई को कई स्वर्गीय खजानों के साथ मिलाकर परिष्कृत किया गया था, इसलिए ये जीवेन इस फॉर्चून क्यूई के लिए कोई अजनबी नहीं थी। जैसे ही फॉर्चून क्यू चमकी, वो समझ गया कि गुड फॉर्चून कुंजी जाली थी। ये भी कुछ ऐसा था जिसकी फॉर्चून क्षेत्र के सभी महान स्वर्गीय मास्टर्स को प्रतीक्षा थी। हालांकि गुड फॉर्चून कुंजी बनने वाली थी, इसमें लगभग 10,000 साल लगेंगे।
गुड फॉर्चून कुंजी की फोर्जिंग की सफलता के बाद इन स्वर्गीय मास्टर्स को एक एक करके स्वर्ग बाधा को तोड़ना होगा। एक बार जब वे स्वर्ग बाधा को तोड़ने में सफल हो गए, तो पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश की स्थिति इतनी शांतिपूर्ण नहीं होगी। इस स्वर्गीय द्वार के कारण हर किसी का साधना आधार तीसरे स्तर तक नीचे चला गया था। क्योंकि हर कोई भेदने में असमर्थ था, उनकी ताकत लगभग एक जैसी थी। उनके बीच कुछ आशंकाएं थीं और उनके लिए बड़े झगड़े में पड़ना बहुत मुश्किल था। यही मूल कारण था कि फॉर्चून गॉड राजवंश और आउटर डोमेन ने इतने लंबे समय तक एक अजीब शांति बनाए रखी थी। लेकिन जैसे जैसे सबकी ताकत वापस आई, ये नाजुक हो गए संतुलन अनिवार्य रूप से टूट जाएगा। जो गुट पहले सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे थे, वे भी लड़ना शुरू कर सकते हैं। इतने लंबे समय तक दबे रहने के बाद एक बार जब इन साम्राज्यों की ऊर्जा जारी हो गई, तो ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। यह उनके और अभी अभी उभरी मानव जाति के लिए भी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। सौभाग्य से उन्होंने एक बैकअप योजना तैयार की थी। स्वॉर्ड मास्टर के अस्तित्व के साथ मानव जाति के तुरुप के पत्ते निस्संदेह बहुत बढ़ जाएंगे। समृद्ध संपत्ति क्यूई का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिव्य दरबार में बिखरा हुआ था, लेकिन इसने दिव्य दरबार के कई शिष्यों की खेती में काफी सुधार करने की अनुमति दी। इसका अधिकांश भाग ये जिवेन के मुंह में चूस लिया गया। स्वर्गीय मास्टर द्वितीय क्षेत्र की बाधा जो ढहने के कगार पर थी, अंततः टूट गई। फॉर्चून क्यूई जो उसके शरीर में चूसा गया था, वह आखिरी तिनके की तरह था जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी थी, जिससे ये जिवेन को एक ही बार में दूसरे दायरे में घुसने की इजाजत मिल गई। बूम! ये जिवेन के शरीर से एक भयानक शक्ति बाहर निकलने लगी। अंतहीन ऊर्जा कहर बरपा रही थी। वे सूक्ष्म पवनें अनगिनत अद्वितीय मार्शल आर्ट में बदल गईं और उनका अभ्यास करने लगी। ये जिवेन की सफलता के प्रभाव थे और उन्होंने आकार ले लिया था। आखिरकार मैं सफल हो गया। फॉर्चून क्यूई की इस सांस ने मेरा 100 साल का समय बचा लिया है। ये जिवेन ने भावुक होकर कहा। उन्हें मूल रूप से उम्मीद थी कि उन्हें दूसरे दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में अगले 100 साल लगेंगे, लेकिन ये फॉर्चून क्यूई चमक गई और समृद्ध फॉर्चून क्यूई को उनके शरीर में परिष्कृत किया गया और वह सीधे टूट गए, जिससे उन्हें 100 साल की बचत हुई। समय। इस क्षण में अंततः उन्हें समझ में आ गया कि क्यों कई दिव्य आदरणीय प्राचीन काल में अपनी खेती को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम थे। वह ये भी समझ गया कि गुड फॉर्चून की भूमि में गुड फॉर्चून क्यूई के कट जाने के बाद उन्होंने गुड फॉर्चून कुंजी को फिर से बनाने की कोशिश क्यों की थी। इस गुड फॉर्चून क्यूई की सहायता से स्वर्गीय आदरणीय अपनी साधना में आधे प्रयास के साथ दोगुने परिणाम प्राप्त कर सकते थे। इसलिए जिसने भी अपनी गुड फॉर्चून क्यूई को काटने का साहस किया, उसे सभी स्वर्गीय आदरणीयों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश की गुड फॉर्चून कुंजी के लाभों पर एकाधिकार करना चाहता है, तो ये जिवेन भी उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश की गुड फॉर्चून कुंजी के लाभों पर एकाधिकार करना चाहता है, तो ये जिवेन भी उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। दूसरे दायरे में प्रवेश करने के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसकी खेती कई गुना बढ़ गई है, लगभग ऐसा जैसे कि वह उसी दायरे में नहीं था। स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र तक पहुंचने के बाद हर छोटी प्रगति चरम सीमा की परिस्थितियों में थी। आगे का रास्ता लगातार खुला रखना बहुत कठिन था। हालांकि इसकी वजह यह भी थी कि हर सफलता से ताकत में जबरदस्त बदलाव आएगा। हालांकि वह दूसरे दायरे में प्रवेश कर चुका था, उसके दिल में चिंता कम नहीं हुई। इसके बजाय ये बढ़ गया क्योंकि वह जानता था कि चूंकि गुड फॉर्चून कुंजी का उत्पादन किया गया था, तो इसका मतलब ये भी था कि दिव्य लॉर्ड स्काई फायर की सफलता भी उसके सामने थी। अब जब वह दूसरे दायरे में प्रवेश कर चुका था, तो उसे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। अधिक से अधिक वह केवल अपनी रक्षा ही कर सकता था। दिव्य भगवान स्काई फायर को मारना इतना आसान नहीं होगा। उसे अभी भी स्वॉर्ड मास्टर के अराजकता से लौटने का इंतजार करना था।
उस समय वह मार्शल सम्राट सील को परिष्कृत करेगा जिसे वह अपने साथ एक स्वर्गीय आदरणीय दाव कलाकृति में ले गया था और मार्शल सम्राट सील की खेती करेगा। तभी वह प्रतिस्पर्धा के लिए योग्य होगा। जैसे ही वह अपनी बंद कमरे में खेती जारी रखने की योजना बना रहे थे, उन्हें फॉर्चून गॉड कैपिटल से एक संदेश मिला। कई महान स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त रूप से उन्हें फॉर्चून गॉड कैपिटल में आमंत्रित किया था। ये जिवेन को वास्तव में क्यों नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह तुरंत डिवाइन पैलेस से निकल गया। जैसे ही उन्होंने डिवाइन पैलेस छोड़ा, उन्होंने देखा कि बियान जियाओयू, जो मूल रूप से अर्ध सम्राट क्षेत्र के शिखर पर था, ऐसा लग रहा था कि वह आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गया है। इस स्थिति के अनुसार सम्राट राजा क्लेश आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बोध के बाद वह अब सम्राट राजा के क्लेश से बच नहीं सकती थी। ये जिवेन को पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बियान शियाओयू, जो पहले ही अर्ध सम्राट के शिखर पर पहुंच चुका था, क्षेत्र गुड फॉर्चून क्यूई की रोशनी के तहत ज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। वह क्लेश को पार करने वाली थी। हालांकि उसने उसे नहीं रोका। ये बियान जियाओयू का व्यक्तिगत अवसर था। वह इसे नष्ट नहीं करेगा। उसने ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए बियान जियाओयू के शरीर में लापरवाही से कुछ सुनहरी मोहरें डाल दी। उसके बाद वह घूमा और सीधे फॉर्चून गॉड कैपिटल के लिए उड़ान भरी। ये शिवेन को फॉर्चून गॉड कैपिटल में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी वर्तमान पहचान के साथ स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वह सीधे फॉर्चून गॉड कैपिटल में फॉर्चून हेवनली पैलेस गए। फॉर्चून हेवनली पैलेस के सामने वॉर मास्टर पहले से ही इंतजार कर रहा था। नमस्कार, साथी दाववादी युद्ध मास्टर। ये जिवेन झुके। नमस्ते, साथी दाववादी वू जून। पिछली बार मेरी मदद करने के लिए मुझे आपको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। आप पहले ही बंद दरवाजे वाली खेती में लौट आए हैं, वॉर मास्टर ने कहा। पिछली बार जब उसे ये जिवेन ने बचाया था, ये जिवेन जल्दी में आई और चली गई। उनका इरादा ज्यादा देर रुकने का बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि जब उन्होंने ये जिवेन को स्वर्गीय भगवान बनने के उत्सव में आमंत्रित किया, तो ये जिवेन ने केवल बियान शियाओयू को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। उनका अपना शरीर प्रकट नहीं हुआ। वह मोटे तौर पर जानता था कि ये जिवेन को बंद दरवाजे में खेती करनी चाहिए। वह शायद एक ऊंचे लोक में प्रवेश करने जा रहा था। अगर वह सिर्फ अपना दायरा मजबूत कर रहा होता तो इसमें इतना समय नहीं लगता। इससे वह पूरी तरह निःशब्द हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वह अकेले किसी बहुत बड़े राक्षस का सामना कर रहा हो। उनकी राय में ये जिवेन एक ऐसा राक्षस था। जब वह पहली बार ये जिवेन से मिले तो ये जिवेन उनसे बिल्कुल भी बराबरी की बात नहीं कर सके। ज्यादा से ज्यादा ये जिवेन अपने शिष्य बटरफ्लाई सॉवरेन से बात कर सकते थे। हालांकि उसने जल्द ही उसे पकड़ लिया। जब फॉर्चून डिवाइन कैपिटल को घेरने वाली विदेशी प्राणी सेना की लड़ाई खत्म हो गई, तो ये जिवेन ने चुपचाप स्वर्गीय भगवान प्रतिशोध पारित कर दिया था। यहां तक कि उसने ये जिवेन पर भी एहसान किया। यदि यह ये जिवेन के लिए नहीं होता, तो उसके लिए स्वर्गीय प्रभु प्रतिशोध को पारित करना असंभव होता। अब ये जिवेन, जिसने केवल 10,000 वर्षों तक प्रतिशोध पारित किया था, पहले से ही दूसरे दायरे में प्रवेश कर सकता था। अगर ये सब सिर्फ उसकी अटकलें थीं, तो जब उसने ये जिवेन को दोबारा देखा, तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि ये जिवेन की आभा अथाह थी। ये स्पष्ट था कि वह दूसरे दायरे में पहुंच गया था, और कुछ विसंगतियां थीं। इस समय वह केवल इतना कहना चाहता था, राक्षस। राक्षस के अलावा वह नहीं जानता था कि इस मानव कबीले दाववादी का वर्णन कैसे किया जाए। ये बिल्कुल सही है। क्या तुमने भी मेरी बहुत मदद नहीं की? ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। ये वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं था। वॉर एल्डर के साथ अपने रिश्ते के कारण उन्होंने कई प्राचीन किताबें पढ़ी और अपने क्षितिज का विस्तार किया। वह पहले जैसा अज्ञानी नहीं था। आपने दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर लिया होगा। वॉर एल्डर पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये जिवेन ने इसे छिपाया नहीं और सिर हिलाया।
इसके बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसके और उन अनुभवी स्वर्गीय लॉर्ड्स के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। बधाई हो, वार एल्डर ने हाथ जोड़कर कहा। आइए पहले इस बारे में बात न करें। मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये जिवेन ने तुरंत अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे नहीं पता कि महान स्वर्गीय भगवान इस बार क्या योजना बना रहे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा? वॉर एल्डर ने कहा, मैं इस मामले के बारे में एक या दो बातें जानता हूँ। पहले से ही सृजन के पथ पर आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कुछ स्वर्गीय भगवान सृजन के पथ पर फंसे हुए हैं। ये जिवेन ने सिर हिलाया। इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये सिर्फ वह नहीं था। जो लोग उस समय सृजन के पथ पर चले थे, उन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा होगा। कौन जानता था कि कितने सम्राट भगवान सृजन के मार्ग पर गिर गए थे और उन दिव्य देवताओं के लिए भोजन बन गए थे जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सृजन के पथ की उस यात्रा ने सीधे तौर पर एक बड़े फेरबदल का नेतृत्व किया जिसने पूरे सृजन क्षेत्र को प्रभावित किया। मानव कबीले ने भी इस स्थिति का फायदा उठाया और अंततः स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और एक ही झटके में एक सुपर रेस की नींव स्थापित कर दी। इसके अलावा उनके सबसे बड़े दुश्मन सम्राट प्रिमोर्डियल कैस भी उनमें से थे। स्वाभाविक रूप से उन पर इसकी गहरी छाप पड़ी। क्या यह मामला उन स्वर्गीय प्रभुओं से संबंधित हो सकता है? ये जिवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये सही है, यह उन स्वर्गीय प्रभुओं से संबंधित है। वॉर एल्डर ने सिर हिलाया और गंभीर भाव से कहा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम स्वर्गीय लॉर्ड्स, साथ ही स्पेस टाइम हेवनली लॉर्ड्स, हमारे फॉर्चून गॉड राजवंश के दोस्तों को वापस लाना चाहते हैं जो सृजन के पथ पर फंसे हुए हैं। ये जिवेन ने तुरंत ठंडी हवा का झोंका लिया। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि स्वर्गीय लॉर्ड्स ने उसे इतने गंभीर तरीके से फॉर्चून गॉड राजवंश में क्यों बुलाया था। कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है। यदि वे सफल हुए तो फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत एक पल में विदेशी भूमि को पार कर जाएगी। आखिरकार हाल के वर्षों में फॉर्चून गॉड राजवंश के कई विशेषज्ञ अंदर फंस गए थे और मुक्त होने में असमर्थ थे। यदि वे उन सभी को वापस ला सके तो फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत काफी बढ़ जाएगी। हालांकि सृजन के पथ पर स्वर्गीय प्रभुओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली अकथनीय विधि अभी भी होनी चाहिए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास पहले से ही इससे निपटने का आत्मविश्वास हो? ये जिवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। स्वर्गीय प्रभुओं के लिए सृजन के पथ में प्रवेश करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि एक बार प्रवेश करने के बाद वे फंस जाते थे और बाहर आने में असमर्थ होते थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसके अलावा सम्राटों के पास सृजन के पथ के मूल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये जिवेन तुरंत सतर्क हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे चाहते थे कि वह सृजन के पथ पर प्रवेश करे? यदि वास्तव में ऐसा होता तो उन्हें खेद होता। हालांकि वह फॉर्चून गॉड राजवंश के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन वह निश्चित रूप से खुद को जल्दबाजी में मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहता था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन जब उन्होंने सृजन के पथ पर स्वर्गीय प्रभुओं की दयनीय स्थिति को याद किया तो उन्हें अपने दिल में एक भय महसूस हुआ और उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे सभी उत्कृष्ट हस्तियां थीं जो अन्य सभी से ऊपर थीं। वे किस प्रकार के शक्तिशाली व्यक्ति थे। फिर भी वे वहां फंसे हुए थे और अपने जीवन के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। उन्हें मुश्किल से खुद को बचाए रखने के लिए संप्रभु सम्राटों का शिकार करने और उनके सार रक्त का भक्षण करने पर निर्भर रहना पड़ा। ऐसी मिसाल के साथ ये जिवेन सृजन के पथ पर जल्दबाजी नहीं करेगा, भले ही वह इसके बारे में अधिक रुचि और उत्सुक हो। ये निस्संदेह मौत को दावत देना होगा। वह नहीं चाहता था कि वह जीवन भर अंदर फंसा रहे और जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहे। भले ही वह फॉर्चून गॉड राजवंश से अलग हो गया, फिर भी उसे डर नहीं लगा। वह ऐसा नहीं चाहता था और यह आवश्यक भी नहीं था। ठीक है, यह अब कोई रहस्य नहीं है, वॉर एल्डर ने ये जिवेन को समझाया।
वास्तव में जब गुड फॉर्चून कुंजी अभी भी आसपास थी तो सृजन के पथ में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास किया जा सकता था। सृजन के पथ के सबसे गहरे हिस्से में एक जगह है जिसे सृजन की भूमि कहा जाता है। सृजन की क्यू आती है सृजन की भूमि। इसलिए उस समय कई लोगों ने उस स्थान को खोजने के प्रयास में सृजन की भूमि के सामने सृजन के महान दाव को समझा। सृष्टि की भूमि। ये पहली बार नहीं था जब येशिविन ने सृजन की इस भूमि के बारे में सुना था। हालांकि वह नहीं जानता था कि प्राइमर्डियल कैस सम्राट और अन्य लोग सृजन की भूमि के सामने फंस गए थे। वास्तव में वह ये भी नहीं जानता था कि सृष्टि की भूमि कैसी दिखती थी या ये किस प्रकार का स्थान था। गुड फॉर्चून कुंजी सृजन की भूमि से सृजन की क्यूई को बाहर निकाल सकती है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि गुड फॉर्चून कुंजी वास्तव में सृजन की भूमि को खोलने की कुंजी है? ये जिवेन ने तुरंत पूछा। साथ ही दाववादी वास्तव में चतुर है। वास्तव में एक किंवदंती है कि गुड फॉर्चून कुंजी सृजन की भूमि को खोलने की कुंजी है। युद्ध बुजुर्ग ने कहा। किंवदंती है कि फॉर्चून गॉड मोनार्क सृष्टि की भूमि में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम था क्योंकि उसने सृजन की भूमि की गुप्त कुंजी प्राप्त कर ली थी। उसने सृजन की क्यूई प्राप्त की और अंततः सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल की। कैसे फेलो डाओवादी भी कहता है कि यह एक किंवदंती है। फेलो डाओवादी, क्या आपने एक बार हर जगह युद्ध करने के लिए फॉर्चून गॉड मोनार्क का अनुसरण नहीं किया था? फिर भी आपको कैसे नहीं पता? ये जिवेन ने पूछा। वर्तमान फॉर्चून गॉड राजवंश में शायद केवल कुछ ही लोग थे जिनके पास वॉयल्ड से अधिक अनुभव था। ये योग्यताएं बेकार नहीं थीं। इसके विपरीत ऐसी योग्यताओं के साथ किसी के पास एक ऐसा दृष्टिकोण होगा जिसकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जान जून ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला हो सकता है, लेकिन वास्तव में जब फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड दुनिया पर विजय प्राप्त कर रहा था, मैंने अभी अभी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था। सबसे अच्छा, मैं था फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड के अधीन एक जनरल। उस समय फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड पहले से ही एक चरम स्वर्गीय आदरणीय थे। मैं उसके बारे में कुछ भी कैसे जान सकता हूँ? ये जिवेन को अचानक राहत महसूस हुई। हालांकि वॉयल्डर के पास बहुत अनुभव था, लेकिन उनकी साधना उस समय स्वर्गीय मास्टर स्तर तक भी नहीं पहुंची थी। इसलिए उन्हें बहुत सी बातें पता नहीं थी। अधिक से अधिक इसे अफवाह ही माना जा सकता है। फिर भी यह अफवाह पहले से ही ऐसी जानकारी थी जिसे बहुत से लोग प्राप्त नहीं कर सके, चाहे वे कितना भी दिमाग लगा लें। यह अनुभव का प्रभाव था और यह निश्चित रूप से बेकार नहीं था। इसके अलावा गुड फॉर्चून कुंजी फॉर्चून गॉड मोनार्क द्वारा नहीं बनाई गई थी। यह अनंत शक्ति के साथ पैदा हुई थी और यहां तक कि इसमें ग्रेट वे भी शामिल है। फॉर्चून गॉड मोनार्क ने गुड फॉर्चून कुंजी बाद में प्राप्त की थी। वॉयल्डर ने आगे कहा, तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम बहुत स्पष्ट नहीं हैं। गुड फॉर्चून गॉड राजवंश ने गुड फॉर्चून कुंजी फिर से डाली है, लेकिन ये सिर्फ एक नकली है। ये स्वाभाविक रूप से मूल के साथ अतुलनीय है। इसके अलावा इसमें केवल कुछ बुनियादी कार्य बचे हैं, जो सृजन की भूमि से सृजन की क्यूई को बाहर निकालना है। जहां तक सृजन की भूमि को खोलने की बात है, तो ऐसा करना असंभव है। यदि यह संभव है तो शायद मूल गुड फॉर्चून कुंजी कर लेते हैं। यहां तक कि कई महान स्वर्गीय गुरुओं के संयुक्त प्रयास भी ऐसा नहीं कर सकते। इस गुड फॉर्चून कुंजी का ग्रेड वास्तव में भयावह रूप से उच्च है। ये जिवेन चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि गुड फॉर्चून कुंजी अधिक से अधिक एक कुंजी थी। अधिक से अधिक, यह एक स्वर्गीय मास्टर स्तर का मार्शल उपकरण था। ये कुछ भी नहीं था। लेकिन अब वह जानता था कि यह इतना आसान नहीं था। अन्यथा कई महान स्वर्गीय गुरुओं की संयुक्त शक्ति से वे किसी भी प्रकार का मार्शल उपकरण बना सकते थे। हालांकि वे इस गुड फॉर्चून कुंजी के साथ कुछ नहीं कर सके। यदि इसे कास्ट भी किया गया तो ये केवल कुछ बुनियादी कार्यों के साथ नकली होगा। इसकी तुलना मूल से नहीं की जा सकती। ये जिवेन को और भी अधिक उत्साहित करने वाली बात यह थी कि यह गुड फॉर्चून कुंजी भी सृजन की भूमि से संबंधित थी।
ये पौराणिक गुड फॉर्चून से संबंधित था। यदि वह इसे प्राप्त कर सके तो लाभ के बारे में कोई संदेह नहीं था। हालांकि असली गुड फॉर्चून कुंजी का ठिकाना अज्ञात था। इसे किसी ने छीन लिया था। इसके अलावा ये व्यक्ति उनकी मानव जाति का एक वरिष्ठ व्यक्ति था। ये व्यक्ति कौन था यह उसे नहीं मालूम। उसके दिल में बस एक हल्का सा अनुमान था। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय गुरु भी इस शुभ भाग्य कुंजी के माध्यम से सृजन के पथ में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकता है। ये जिवेन से पूछा। हाँ, लेकिन इसे निःशुल्क प्रवेश और निकास नहीं माना जा सकता। आखिरकार ये सिर्फ एक नकली है। इसकी तुलना अतीत में मूल के साथ नहीं की जा सकती। वे केवल सृजन पथ की दरार को खोल सकते हैं, गुड फॉर्चून कुंजी को सक्रिय करना। वे सृजन के पथ से प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि इसकी एक समय सीमा है। ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता। इसलिए वे गुड फॉर्चून कुंजी के खुलने का लाभ उठाना चाहते हैं। उन लोगों को वापस लाओ। आखिरकार वे बहुत लंबे समय से अंदर फंसे हुए हैं, वार मास्टर ने कहा। ये जिवेन को अचानक समझ आ गया। उन्होंने कहा, हालांकि अगर वास्तव में इससे कोई समस्या नहीं है तो वे क्यों नहीं गए? उन्होंने इसके बजाय मुझे क्यों भेजा? ये शिवेन के दिल में ये सबसे बड़ा संदेह था। ऐसा नहीं था कि वह अत्यधिक शक्की था। बात सिर्फ इतनी थी कि दुनिया के इन अद्वितीय पुराने राक्षसों का सामना करते समय उसे सतर्क रहना था। अन्यथा भविष्य में वह बिना दफन स्थान के ही मर सकता है। इसके लिए स्वाभाविक रूप से एक कारण है। गुड फॉर्चून कुंजी को मुश्किल से सक्रिय करने के लिए उन्हें अपनी सारी ताकत इकट्ठा करनी होगी। इसलिए वे नहीं जा सकते। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ जाऊंगा। हम दोनों अंदर फंसे उन स्वर्गीय गुरुओं को बचाएंगे, वार मास्टर ने कहा। वह मास्टर को ये कहते हुए सुनकर कि वह भी जाना चाहता है, ये जिवेन को निस्संदेह राहत मिली। आखिरकार वह मास्टर के साथ होने पर अगर वह मास्टर को कुछ गलत लगता है तो वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जाएगा। हालांकि वह फॉर्चून गॉड राजवंश के प्रति वफादार और समर्पित था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वे ये जिवेन से छुटकारा पाने के लिए खुद को पूरी तरह से बलिदान कर देंगे। इस समय वह मास्टर ने आह भरी और कहा, हमारे अलावा अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। सृजन के पथ के अंदर कई स्वर्गीय मास्टर भी फंसे हुए हैं। ये सिर्फ हमारा फॉर्चून गॉड राजवंश नहीं है। इस समय वह मास्टर ने आह भरते हुए कहा, उस समय सभी दलों की ताकत में काफी सुधार होगा। अराजकता असहनीय होगी और यह एक बड़ा फेरबदल होगा। इस समय उनका हृदय भी बहुत जटिल था। अनगिनत वर्षों के बाद उसने अंततः स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में कदम रखा। हालांकि इससे पहले कि वह दुनिया के सर्वोच्च पद का आनंद ले सके, उसे कई पिछले स्वर्गीय गुरुओं की वापसी का स्वागत करना होगा। उस समय उनके जैसा प्रथम लोक स्वर्गीय मास्टर की क्या गिनती होगी। हालांकि वह अब एक चींटी नहीं रहेगा जिसे उन स्वर्गीय गुरुओं द्वारा कुचल दिया जा सके। उसके बोलने का अधिकार भी बहुत कम हो जाएगा। हालांकि यह मामला उनके ऊपर नहीं था। चूंकि गुड फॉर्चून कुंजी सफलतापूर्वक डाली गई थी, इसलिए यह मामला पहले ही तय हो चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह कब किया जाएगा। क्योंकि इस मामले में बहुत सारे लोगों के हित शामिल थे। वास्तव में ऐसे कई लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वे लोग वापस लौटे और अपना अधिकार साझा करें। इसी तरह कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें उम्मीद थी कि वो वापस लौटेंगे। अंत में जिन लोगों को लौटने की आशा थी, उनका पलड़ा भारी रहा। आखिरकार जो लोग सृजन के पथ के अंदर फंसे हुए थे, उनके पास फॉर्चून गॉड राजवंश में एक घना और अकल्पनीय नेटवर्क था। बात सिर्फ इतनी थी कि वे फंस गए थे और बच नहीं सके। इसलिए गुड फॉर्चून कुंजी खोलने और सृजन के पथ पर जाने की यह क्रिया थी। ये जिवेन निश्चित रूप से समझ गया था कि वॉर मास्टर क्या कह रहा था, क्योंकि उसकी भी वॉर मास्टर जैसी ही समस्या थी। वह पूर्वी क्षेत्र के बड़े शॉट्स में से एक था। पूर्वी स्वर्गीय गुरु के अलावा किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे उससे ऊपर हैं। यहाँ तक कि पूर्वी स्वर्गीय मास्टर को भी केवल उससे ऊपर का दर्जा दिया गया था। हालांकि जब वे अन्य स्वर्गीय गुरु वापस आए तो पूरा पूर्वी क्षेत्र जीवंत हो गया।
शायद केवल कुछ ही महान स्वर्गीय गुरु नहीं होंगे। इसके बारे में बात करते हुए, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि गुड फॉर्चून कुंजी किसी भी समय और कहीं भी सृजन के मार्ग को खोल सकती है? ये जिवेन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। सृजन के मार्ग को गुड फॉर्चून कुंजी के साथ खोलना बलपूर्वक खोलने की तुलना में आसान है। हालांकि ये बहुत कठिन भी है। युद्ध मास्टर ने कहा। अतीत में जब कोई अच्छी फॉर्चून कुंजी नहीं थी, हम केवल तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक कि निर्माण का पथ फॉर्चून गॉड राजवंश के सबसे करीब न हो। केवल तभी हम इसे बलपूर्वक खोल सकते थे। हालांकि समय हर बार सीमित था। हमारे पास था सृजन का पथ फॉर्चून गॉड राजवंश से बहुत दूर होने से पहले छोड़ देना। लेकिन गुड फॉर्चून कुंजी के साथ यह ऐसा नहीं होगा। इसे किसी भी समय खोला जा सकता है और हमेशा के लिए रखा जा सकता है। हालांकि आधार यह है कि बड़ी मात्रा में संसाधनों और धन का उपभोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी हेवनली मास्टर्स, स्पेस टाइम हेवनली मास्टर्स और अन्य को सेना में शामिल होना होगा। उनके अलावा अन्य डोमेन के शीर्ष विशेषज्ञ भी हैं। इतने सारे हेवनली मास्टर्स के एक साथ काम करने से ही इसे पूरा किया जा सकता है। ये संसाधनों और धन को अन्य डोमेन द्वारा भी साझा किया जाना चाहिए। अन्यथा लोगों को बचाने के लिए उन्हें एक साथ जाने देना इतना अच्छा नहीं होगा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे कारण होंगे। अगर वह मास्टर ने उसे नहीं बताया होता, तो शायद उसे पता नहीं चलता। भले ही उसने इसी तरह एम्पायरियन क्षेत्र में कदम रखा था, फिर भी वह बहुत कम योग्यता वाला एक जूनियर था। इस कारण के अलावा, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपने स्वर्गीय मास्टर दायरे में भी कदम रखा है। जब वे कुछ लोग एकांत से बाहर आते हैं, तो आपको आना होगा और उनसे मिलना होगा। आपको खुद को उनसे परिचित करना होगा। अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। अगली बार जानिए वे कौन है। वह मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जिवेन ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उन्हें नहीं पता था कि सम्राट गॉड रूई की मृत्यु ये जिवेन के हाथों हुई थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।